Yes, beta. Is it screen is visible to you? Yes. Okay, beta. So in the last section, we have done those questions from molarity and molality. There are few queries from some students. So देखो, if we have this term molarity, it is denoted by capital M, and molarity is number of moles of solute dissolved per liter of solution. That is called molarity. Means 1 liter solution if we have, so how many moles of solute we have added, that is called molarity. And it can be denoted as, please turn off your mic बेटा, किसी का mic on है. इसे 1 molar. So 1 molar means one mole of solute dissolved in 1 liter of solution. मैं ऐसे घुमा लेता हूँ इसको, 1 मिनट बेटा. Yes. So 1 liter of solution dissolved in 1 mole of solute dissolved in 1 liter of solution, that is called 1 molar solution. So let us say कि NB जो है, that is number of moles of solute, और V जो है, देखो ऊपर से यार टेबल है ना, टेबल छोटा टेबल है एक प्लास्टिक का है, एक छोटा सा टेबल ऊपर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट अस से इन लीटर. तो यस बेटा, व्हाट इज मोलैरिटी? Number of moles upon volume. हाँ, NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, तो अब मुझे कौन बताएगा कि इसके यूनिट क्या होंगे? मोल पर लीटर. यस, तो NB जो है मोल है और वॉल्यूम जो है लीटर में है और नीचे है तो वो मोल पर लीटर, तो यूनिट हो गई मोल पर लीटर. हाँ यही नहीं, यही जो उठाया तुमने. हाँ अच्छा, कोई बच्चा है जिसको बोले कंसेप्ट ही पता नहीं है, मुझे पता नहीं मुझे कौन था आप में से, कोई तो था, या मैं उस बच्चे को अलग से समझा दूं, क्योंकि पर क्या है कि मैं अगर कुछ एडवांस करवाता हूं उसके आगे तो उस बच्चे को समझ नहीं आएगा. अच्छा, कौन आप में से किसको
डाउट था इसमें जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था? नहीं है बच्चा? सारे बच्चे प्रेजेंट है आज? कोई ना 11th के स्टूडेंट्स है ना, एक दो शायद एक ही है, तो उसको प्रॉब्लम हो रही होगी शायद, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा और थोड़ा बहुत मैं करवा दूंगा तो काम बन जाएगा, ऐसा करके मैंने सोचा था, पर वैसा हो नहीं पा रहा है। एनी हाउ मैं ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मोलैरिटी की, और उससे रिलेटेड आपको आज और क्वेश्चंस करवाता हूँ। और ये जो टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। That's why as temperature increases, volume increases and molarity decreases. टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और मोलैरिटी क्या करेगी? डिक्रीज। अच्छा, फिर हमने किया था dilution formula, and that is m1 v1 equal to m2 v2। तो चलो वो टॉपिक मैं उस बच्चे को अलग से करवा दूंगा। लेट अस स्टार्ट विद नॉर्मेलिटी। अब ये नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute, सॉरी नंबर ऑफ मोलैरिटी में हम मोल्स की बात कर रहे थे, अब नॉर्मेलिटी में हम किसकी बात करेंगे? वेरी गुड। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute dissolved in 1 liter of solution। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है कि उसमें होते थे नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के, यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट विच आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम जो है इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसके जो यूनिट हैं दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। यस बेटा। हाँ इसके आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आएगा, परतें खुलेंगी। अब देखो, अब आपने नंबर ऑफ मोल्स पढ़े हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे बोलो? वेरी गुड। तो यहाँ पे होगा वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है?
तो Yes, sir. हाँ, एक एक करके बताता हूँ। तो ये डब्ल्यू बी है मास ऑफ द सब्सटेंस बी, और ई बी जो है दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। अब इक्विवेलेंट वेट जो है और डब्ल्यू बी, ये दोनों तो आ गए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आया कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन फैक्टर देन। आपको मोल्स पता थे, आपको वेट पता था, आपको मॉलिक्यूलर वेट पता था, बट यहाँ आ गया मोल। और मोल की जगह क्या किसको रिप्लेस कर दिया हमने, इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स। और फिर इक्विवेलेंट्स पूछा आपने, तो मैंने बोला कि इट इज़ वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। आपने पढ़ा था मोल की वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। फिर आपने पूछा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो मैंने बोला कि इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर जो है ना, वो मेन चीज़ है। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। जैसे एन फैक्टर अगर लेना है हमें फॉर एसिड बेस, एन फैक्टर फॉर एसिड एंड बेस। तो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, Number of ions. हाँ, एन फैक्टर फॉर एस, हाँ, इट इज इक्वल टू बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश्ड बाय एन एसिड। एक एसिड कितने H प्लस आयन देता है, दैट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। तो मुझे बताओ कि HCl की बेसिसिटी कितनी होगी। One. हाँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एसिड, और यहाँ लिखता हूँ उसकी बेसिसिटी। तो HCl तो एक ही H प्लस दे सकता है, बेसिसिटी 1। HNO3 भी एक ही H प्लस दे सकता है, बेसिसिटी 1। H2SO4 कितने दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 2। H3PO4 कितने दे सकता है, थ्री। नहीं बेटा, 3। H3PO3, H3PO2। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इस पे आते हैं। इन तीनों का जो बेसिसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन देयर स्ट्रक्चर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नोट इट। H3PO3 की, क्योंकि कुछ लोग तो 12th कर चुके हो ना आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 2। और H3PO2 की, हाँ, इट इज़ 1। हाँ, मतलब आपको देखो, ये जो कर चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, 3 2 1 ऐसे आ गया, पर जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे आता है ये। और यही 3 हैं जिनका बार बार पूछा जाता है, तो ये आप लोग नोट कर लो अच्छे से। इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने हाइड्रोजन जो हैं वो O से, ऑक्सीजन से अटैच है। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर पहले बनाता हूँ मैं। H3PO4 को ऐसे बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O, है ना, और
OH OH OH। तो इस तरह से ये 3 H+ दे सकता है। कितने H+ दे सकता है? 3। तो इसकी बेसिसिटी होती है 3। हाँ, वो उसका वो होता है ऑक्सो एसिड के लिए, कि ऑक्सो एसिड क्या होते हैं ना, वो अलग कंसेप्ट है कि P डबल बॉन्ड O होना जरूरी है। पर इनका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से, आपने देखा कि जो OH ग्रुप्स हैं कितने हैं, तो आपने देखा H3PO4 में कितने थे? 3, H3PO3 में 2, और H3PO2 में तो P डबल बॉन्ड O OH HH। तो पहले की बेसिसिटी है 3, क्योंकि 3। हाँ जी, सर पी से जुड़े हुए जो एच है वो नहीं बेटा, वहां पे एक्चुअली हाइड्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही नॉन मेटल हैं, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी बहुत कम है, तो वो बॉन्ड टूटते नहीं हैं। वो H+ की फॉर्म में मिलना चाहिए ना हमें हाइड्रोजन, हमें इसलिए ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए। तो ये सब नोट कर लो कि H3PO3 जो है वो 3 H+ देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3 है। ये 2 हैं तो इसकी बेसिसिटी इसलिए 2 है, और ये 1 तो इसकी बेसिसिटी 1, क्योंकि OH ग्रुप एक ही है इसमें। और ये ही इंपॉर्टेंट है, और इनके नाम भी आप नोट कर लो, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। H3PO4 जो है ना, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड, और क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बट फॉस्फोरिक एसिड इज कॉमन। फिर एक ऑक्सीजन अगर निकाल दें हम, ये इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में काम आएगा, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। और एक और ऑक्सीजन निकाल दें तो इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। वैसे ही H2SO4 H2SO4 है, मान ली, सॉरी, हाँ H2SO4, और एक ऑक्सीजन निकाल के आपने लिख दिया H2SO3। तो इनको क्या बोलेंगे? ये है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो। सर सल्फर एसिड हो जाता है। सल्फ्यूरस। जैसे फॉस्फोरिक का फॉस्फोरस था, है ना, वैसे ही सल्फ्यूरिक का सल्फ्यूरस, अस लग जाता है, इक की जगह अस, तो सल्फ्यूरस एसिड हो जाता है। वैसे ही HNO3 जो है वो क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। तो अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। बट इनमें बेसिसिटी चेंज नहीं होती। H2SO3 का स्ट्रक्चर को जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक लोन पेयर आता है।
ऐसे करके बनता है ना। तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी होगी 2। सल्फ्यूरस एसिड की भी बेसिसिटी 2 होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की भी बेसिसिटी 2 होती है। सर दोनों पेयर का बेसिसिटी में क्या होगा? कोई रोल नहीं है सर तो फिर दोनों में सेम बेसिसिटी कैसे है? बेटा, 2H+ देगा ना ये भी और वो भी, जी सर यस OH ग्रुप्स ना, इसके भी 2H+, 2OH, इसमें भी 2OH, OH गिनने हमें, सिंपल बात, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, तो ये बेसिसिटी का हो गया कंसेप्ट। फिर इसमें मेन जो मेरा बताने का पर्पस था वो था H3PO4, H3PO3 और H3PO2, उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप के। बट अभी क्योंकि नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं तो हम एन फैक्टर पे वो और उसके स्ट्रक्चर्स आर इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, अब आ जाओ एन फैक्टर फॉर बेस। तो बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है दैट इज एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स number of OH negative ions furnished by a base। तो इसमें तो ज़्यादा एक्सेप्शंस है नहीं। NaOH तो एसिडिटी 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एन फैक्टर 2, मतलब बेस एसिडिटी 2। बेस की जो है वो एसिडिटी होती है और एसिड के बेसिसिटी याद रखना है ना। AlOH थ्राइस 3। तो ये एन फैक्टर हो गया फॉर एसिड एंड बेस। अब एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन क्या होती है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है आपको। सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज एडिशनल रिमूवल इलेक्ट्रॉन। हाँ, बट ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस। हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर मुझे एन फैक्टर लिखना है फॉर ऑक्सीडेशन तो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय अ स्पीशीज, और वही एन फैक्टर अगर लिखना है मुझे फॉर रिडक्शन तो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained by a species, number of electrons lost by a species, number of electrons gained by a species। ठीक है, तो सर जी बेटा। सर मुझे एसिडिटी में डाउट था कि अगर OH रिलीज नहीं करता है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट तो फिर हम कैसे बनाएंगे? जैसे सोडियम कार्बोनेट है ऐसा बोल रहे हो? जी सर एग्जांपल के लिए। हाँ बच्चा, वो सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट आ गया। फिर सोडियम कार्बोनेट एक बेस भी है ना, बेसिक सॉल्ट है, बट वो एक सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट के लिए अलग से हमारे पास तरीका है। हम देखते हैं कितने पॉजिटिव चार्ज देता है वो, ठीक है ना। वो मैं आएगा इसी में आएगा।
तो देखो नंबर ऑफ, जैसे मुझे लिखना है ऐसे रिएक्शन दिया है MnO4 नेगेटिव 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस 4H2, ये रिएक्शन दे रखा है लेट अस से, और पूछा है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 नेगेटिव। तो क्या आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 5, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/5, मतलब इसका n फैक्टर 5 हो गया। वैसे ही ये है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, बोलो इक्विवेलेंट वेट किसका, हाँ डाइक्रो, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन है, तो डिवाइड बाय 6। MnO4 नेगेटिव जो है उसका नाम होता है परमैंगनेट, और Cr2O7 नेगेटिव होता है डाइक्रोमेट। वैसे ही मान लिया Fe2 प्लस है इस तरह से, और पूछा व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2 प्लस, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ओनली 1, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट, अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है, n फैक्टर फॉर एन एलिमेंट, तो n फैक्टर किसी एलिमेंट के लिए अगर लिखना है मुझे, तो दैट इज इक्वल टू इट्स वैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन है मान लिया, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो वैलेंसी की बात करोगे तो पहले इंक्रीज करेगी 1 2 3 4, तो वैलेंसी क्या होती है इधर n और 8 माइनस n, तो इट इज अगेन 3 2 1 0, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। एटॉमिक वेट्स पता है इनके बच्चे, Yes, sir. तो इक्विवेलेंट वेट अगर मुझे ऑक्सीजन का लिखना है तो कितना होगा, 16/2. हाँ तो आ जाएगा 8
अब इक्विवेलेंट वेट मुझे अगर O2 का लिखना है ना, 32/4, वो भी 8 ही आएगा। अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट ओजोन का लिखना है तो 48/6। तो याद रखना, एटम का हो चाहे उसके मॉलिक्यूल का हो, जो इक्विवेलेंट वेट है दैट रिमेन सेम। अगर सिमिलर एटम्स है, एलिमेंट लिखा है इसलिए मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन O2 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, एक O की 2, तो 2 O की 4। वैसे ही 3 O हैं तो वैलेंसी टोटल कितनी होगी 6। तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट जो है O का, O2 का, ओजोन का, दैट रिमेन्स सेम। अब आ जाओ n फैक्टर फॉर अ सॉल्ट, so that is equal to total positive और नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने लिखा, वो एग्जांपल ले लेता हूँ, ये बोला था आपने सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का n फैक्टर कितना हुआ? 2 plus हाँ, 3 plus 6. नहीं बेटा, +6 कैसे? देखो सोडियम कार्बोनेट अगर आप डिसोसिएट करोगे, देखो ये 2Na+ बना और CO3 2 नेगेटिव बना ना। सोडियम कार्बोनेट n फैक्टर बेटा 2 होगा ना। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2। टोटल जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि सॉल्ट है ना, सॉल्ट अपने आप में न्यूट्रल है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर क्या होगा? नेगेटिव। तभी तो वो सॉल्ट बना ना, नहीं तो कोई आयन होता। चलो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का बताओ, व्हाट इज n फैक्टर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? यस, अगेन 2। क्यों? क्योंकि आप इसको तोड़ोगे तो कैल्शियम 2+ बनेगा और CO3 2-। गॉट इट? चलो मुझे अब इसका बताओ आप, Al2SO4 थ्राइस। 3 गलत, 6 6। क्योंकि Al2SO4 थ्राइस को आप डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा? 2Al3+ और 3SO4 2-। समझे? yes sir ओके, अब इसका n फैक्टर हो गया। तो मुझे बताओ आप पोटैश एलम का। सर जी बेटा। सर न्यूट्रल चीज़ का जो है वो एन फैक्टर क्या होता किसका? है? न्यूट्रल न्यूट्रल? yes कोई एग्जांपल दो न्यूट्रल का। H2O अच्छा देखो बेटा, NH3 है ना, तो डिपेंड करता है वो किस रिएक्शन में के कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हो, है ना। अब H2O का एज सच कोई n फैक्टर नहीं है ना, क्योंकि H2O किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो या तो एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट उसके अंदर होगा। अब अमोनिया की बात करते हैं जैसे, तो अमोनिया में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, आपको पता है ना। तो अमोनिया अगर एक लोन पेयर देता है
तो उसका जितना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना वो उसकी हो जाती है एन फैक्टर, समझे। बट वो कहीं इसमें आएगा नहीं, मतलब अपने ना नॉर्मेलिटी, क्योंकि सोल्यूशन बनाना है यहाँ पे हमें। और आपने देखा कि अमोनिया को वाटर में डालोगे तो अमोनिया क्या करेगा, पूरे वाटर को ले लेगा, NH4OH नहीं बना देगा। तो उसने एक H+ लिया ना, NH4+OH नेगेटिव, तो उसका एन फैक्टर कितना हुआ 1। बट वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन का कैसा हो रहा है ना। वो मैं आगे वो भी बताता हूँ आपको कि उसको कैसे देखना है आप, ठीक है। ओके सर। चलो इसका बताओ पहले, पोटैश एलम का। व्हाट इज एन फैक्टर? सर 8। वेरी गुड, 8, क्योंकि 2 K+ आ रहे हैं और 2 Al3+, 2 K+ हैं, 2 Al3+, और उसके साथ इधर एक SO4 2 नेगेटिव इधर, और इधर 3 SO4 2 नेगेटिव। और वाटर तो आपको पता है कि सॉल्वेंट है, न्यूट्रल है, तो वाटर का नहीं काउंट करना है हमें, क्योंकि वाटर जितने H+ देगा उतने OH नेगेटिव देगा। तो एन फैक्टर इसका हो गया बेटा 8। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ कि सॉल्ट का कैसे देखना है आपको, है ना। तो अब आगे बात करते हैं कि जैसे मान लिया ये रिएक्शन कर रहे हैं हम, अगर मैं NaOH को इंडिविजुअली लिखूं तो एन फैक्टर कितना है 1, और H2SO4 का 2। वेरी गुड। अब मैंने रिएक्शन किया, ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और मुझे मिला ये मिला। अब बताओ इस रिएक्शन में H2SO4 का एन फैक्टर कितना हुआ? सर H2SO4 का जी 1 हुआ क्या? बिल्कुल सही जवाब, 1 हुआ। क्यों 1 हुआ? क्योंकि H2SO4 ने, वैसे तो H2SO4 की एबिलिटी है टू डोनेट 2H+ आयन, 2 दे सकता है वो। तो अगर मैंने H2SO4 लिखा है ओनली और मैं पूछूं आपको कि व्हाट इज इट्स एन फैक्टर, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि दैट इज द एबिलिटी ऑफ H2SO4 that it can give 2H+ ion. But in this particular reaction, when you see, you can see that H2SO4 gives only 1 H+ ion. देखो NaHSO4 तो एक H+ तो उसके पास ही रहा, है ना, और एक H+ उसने दिया। स्पेसिफिक रिएक्शन में उसने जितने H+ यस, तो इसमें डेफिनेशन चेंज हो गई कि अब, क्योंकि अब उसने दे दिए। जब H2SO4 अकेला लिखा था तो हमें पता था कि ये 2 दे सकता है, इसलिए हमने बोला कि इसका एन फैक्टर 2 है। बट जब रिएक्शन हो ही गया, आपके सामने रिएक्शन है, तो आप क्या देखोगे कि कितने H+ दिए। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H2SO4 का एन फैक्टर बोला जाएगा 1, क्योंकि रिएक्शन आपके सामने हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता तो हमें पता है कि NaHS4 भी बन सकता है, Na2SO4 भी बन सकता है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना इस रिएक्शन को। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन बोल रहा है कि H2SO4 की एन फैक्टर 1 है, और इस रिएक्शन में एन फैक्टर इसका 2 है। तो अगर रिएक्शन दिया है तो आपको देखना है कि कितने
H+ दिए एक्चुअली, अगर रिएक्शन नहीं दिया है तो देखना है कि उसकी कितनी एबिलिटी है कि कितने वो दे सकता है। ठीक है, सेम इज द केस हियर, NaOH प्लस H3PO4। अब बताओ n फैक्टर कितना होता है H3PO4 का? H2SO4 3 होता है, बिल्कुल सही जवाब। बट अगर मैंने रिएक्शन ऐसे लिख दिया, तो कितना हो गया इसका n फैक्टर? 2 बेटा, 2। इसने 2H+ दिए ना अब, तो इसका n फैक्टर हो गया 2। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट यहां से निकलते हैं, एक वो H3PO4, H3PO2, H3PO3 वाला कि उनकी शेप और कितने बेसिसिटी है, और दूसरा ये रिएक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। और इवन पोटैश एलम वाला भी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा गया है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। रिडॉक्स भी इसके साथ ही हम कर लेंगे अगले टॉपिक। चलो मैं आपको बैलेंसिंग सिखा देता हूँ रिडॉक्स की, और उसके बाद आपको मैं अगला टॉपिक बताता हूँ उसका n फैक्टर। बट पहले हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी? यू नो, अभी हमने पढ़ा, नॉर्मेलिटी भी पढ़ा और मोलैरिटी भी पढ़ा। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसी को अगर वॉल्यूम ml में है तो इंटू 1000 कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको कैसे लिखते हैं? वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इट इज वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो अब मैं इसको नॉर्मेलिटी को ऐसे लिखता हूं, ठीक है? वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम इन लीटर। अब इक्विवेलेंट वेट जो है ना, उसको मैं मॉलिक्यूलर वेट की टर्म में कर देता हूं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? बोलो, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन करूंगा तो अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा? ऊपर। अब मुझे बताओ ये वाला जो पार्ट है क्या है? ये व्हाट इज दिस? तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर।
तो हम नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज कर सकते हैं। एन फैक्टर अगर हमें पता है तो हम नॉर्मेलिटी वाली इक्वेशन को मोलैरिटी वाली इक्वेशन में चेंज कर देंगे। सेम हम रिलेशन लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते थे, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो ऊपर आ गया ये, तो वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखो या इक्विवेलेंट्स लिखो, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी जो है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अंडरस्टूड? बेटा ये समझ में आए दोनों रिलेशंस? ओके, तो इस तरह से लेट अस से कि मेरे पास हैं वन मोल ऑफ H2SO4। तो बताओ कि वन मोल ऑफ H2SO4 कितने H प्लस देगा, कितने मोल H प्लस देगा? वेरी गुड, इट गिव्स 2 moles of H प्लस आयंस। तो अब मुझे बताओ कि वन इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने मोल H प्लस देगा? एक मिनट बेटा, एक सेकंड में आएगा। बोलो। एक मोल H प्लस, एक इक्विवेलेंट H प्लस H2SO4 कितने मोल H प्लस देगा? One more. वेरी गुड, इट गिव्स 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस। तो समझ लो कैसे, क्योंकि H2SO4 का एक मोल में कितने इक्विवेलेंट होंगे? 2, क्योंकि अभी पढ़ा ना हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू, नहीं बेटा देखो, ये एक मोल H2SO4 कितने इक्विवेलेंट होंगे? 2 इक्विवेलेंट। तो 2 इक्विवेलेंट 2 मोल H प्लस देता है, तो एक इक्विवेलेंट कितना देगा? 1 मोल। समझे? वैसे ही 1 मोल H3PO4 कितने मोल H प्लस देगा? 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस। तो एक इक्विवेलेंट H3PO4 कितने देगा? ओनली 1 बेटा,
अगेन, तो इसका मतलब ये हुआ, क्यों? क्योंकि 1 मोल H3PO कितने इक्विवेलेंट होते हैं? 3 मोल नहीं होगा? ओए दूध आई है। 1 मोल H3PO4 कितने मोल होंगे? 3 मोल। ओए दूध आ गया है। 1 मोल H3PO4 जो है वो 3 मोल H3PO4 होंगे, है ना? तो 3 मोल H प्लस देंगे तो 1 मोल 3 इक्विवेलेंट, सॉरी 1 मोल H3PO4 3 इक्विवेलेंट के बराबर है ना? तो 3 इक्विवेलेंट 3 मोल H प्लस दे रहे हैं, तो 1 इक्विवेलेंट कितना देगा? 1 मोल। तो याद रखना ये कि 1 इक्विवेलेंट जो है वो हमेशा ही 1 मोल जो आयन देगा, मतलब कि जो n फैक्टर होता है उतना इक्विवेलेंट हो जाता है ना। अंडरस्टूड? ओके, अब मुझे बताओ, इन केस ऑफ आयन, in case of iron, equivalent weight is equal to molecular weight divided by magnitude of charge। जैसे मेरे पास है Mg2 प्लस, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 प्लस? molecular weight divided by 2। simple। equivalent weight of Al3 plus by 3। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24, तो ये आता है 12, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27, तो ये आता है 9। तो आएगा 12 ग्राम, और यूनिट क्या होते हैं? 12 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आयन के केस में भी हो गया अपना, और नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी के साथ रिलेशन, और नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के साथ रिलेशन, दैट वी हैव डन। अब मान लिया कोई भी रिएक्शन है, अब A, B, C and D are not known to us। A, B, C, D हमें पता ही नहीं है कि कितने मोल किसके हैं, है ना? तब भी हमें सिर्फ ये पता हो ना कि ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स, ये स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं NaVA इक्वल टू NbVb इक्वल टू NcCVc NdVd। और इसको हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स सेम हो ना हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस्ड इक्वेशन। बट अगर कोई भी रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो हैं वो हमेशा ही सेम होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसलिए देखा है अपने N1V1 इक्वल टू N2V2 लगाते हैं हम बहुत सारे, अरे जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब भी हम
प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस, तो हम क्या लगाते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2। जो M1V1 इक्वल टू M2V2 है दैट इज़ अ डेल्यूशन फार्मूला ओनली, वो सिर्फ डेल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं हम। ये मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता है तो यू कैन यूज़ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो इसके बेस पे सर इसी को न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूला भी कहते हैं। हाँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे, जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर सेम। ठीक है, तो चलो मैं कोई क्वेश्चन अब लेता हूँ। तो 2022 के क्वेश्चन है ये, चाहिए तो अलग कंसेप्ट अलग है। चलो आईसर 2025 का क्वेश्चन पेपर लेते हैं, उसमें अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ये सॉल्व ही है।
think 2025 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए थे? यस सर, नहीं था। अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन आया तो प्लीज सेंड मी, आई विल टेक इट। व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई क्वेश्चन हो मुझे आज? क्या मैं टॉपिक है तो प्लीज़ डू सेंड, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सेंड कर रहा है कोई? चलो, जब तक वो सेंड करते हैं आप ये करो। व्हाट इज नॉर्मेलिटी ऑफ टू मोलर H3PO3 solution? नॉर्मेलिटी कितनी होगी? हाँ, तो नॉर्मेलिटी अभी पढ़ा हमने, दैट इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, राइट? तो H3PO3 का एन फैक्टर अभी पढ़ा था हमने कि इट इज P डबल बॉन्ड O, तो एन फैक्टर इज 2, molarity is 2, and factor is also 2, so normality comes out to be 4. तो 2 molar becomes 4 normal, मतलब 4 normal solution of H3PO4 is equivalent to 2 molar solution of H3PO3, right? ओके, तो ये क्वेश्चन लेते हैं हम कि in a chemical reaction between stoichiometric quantities of KMnO4 and Ki in a weakly basic solution, what is the number of moles of I2 released for 4 moles of KMnO4 consumed? ये क्वेश्चन वैसे तो आपको मैंने ये अभी लिखवाया एक चीज, MnO4 नेगेटिव, ये वाला लिखवाया था देखो, पर ये किसमें था? यस सर। हाँ, ये जो है ये मीडियम कैसा दिख रहा है आपको? एसिडिक, H प्लस है, बट यहाँ जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें क्या दिया है? वीकली बेसिक मीडियम। तो चलो ये भी मैं आपको अब बता देता हूँ आज ही कि KMnO4 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना,
तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या एक्ट करता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं ना आपने? Yes, sir. ये 11th वालों के लिए अच्छा याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब दूसरे को फोर्स करता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो खुद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन, है ना? तो KMnO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। इतना याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है उसमें MnO4 नेगेटिव जो है ना वो बनाता है MnO2, और इसका जो बैलेंसिंग पैटर्न है दैट वी विल डिस्कस टुमारो। मैं रेडॉक्स और ये दोनों इकट्ठा ही करवा दूंगा आपको टॉपिक, क्योंकि ये वैसे भी पैरेलल ही चलते हैं। तो सर जी बेटा, सर मुझे ना क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अभी समझाता हूँ बेटा। पहले आप ये समझो कि जो बेस ये बोल रहा है कि जो KMnO4 है ना उसका रिएक्शन हो रहा है Ki के साथ वीकली बेसिक सोल्यूशन में, तो I2 के कितने मोल जो हैं वो रिलीज होंगे अगर मैं KMnO4 के 4 मोल यूज करूं, है ना? तो होता क्या है एक्चुअली, अब ये क्वेश्चन मैं आज करवा देता हूं, बट ये क्वेश्चन क्या है? रिडॉक्स का क्वेश्चन है ना? तो रिडॉक्स में जब हम करेंगे इसको तो आपको ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे ये बताओ कि इसका n फैक्टर कितना हो गया। अब नॉर्मेलिटी के हिसाब से करवाता हूँ मैं इसको। n फैक्टर कितना हुआ इसका? यहाँ पे जब था एसिडिक मीडियम तब था 5, अब कितना है? 3. हाँ, n फैक्टर इसका इसमें है 3। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि जो Ki है ना उसमें I क्या होगा? -1, और उससे बन रहा है I2। तो इस तरह से होगा बेटा। तो I2 का n फैक्टर कितना हुआ? सर 2 हुआ, बिल्कुल सही। एक का n फैक्टर 3 है, एक का n फैक्टर 2 है। और ये दोनों एक्चुअली क्या होता है जब हम ये रिएक्शन करते हैं ना, ऐसे ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है उतने ही लूज करने चाहिए, तभी वो बैलेंस रहता है। तो देखो इसने MnO4 नेगेटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन तो गेन किए और I नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2। तो हमें अगर बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली जो इक्वेशन है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, और जो दूसरी इक्वेशन है पूरी उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो क्या यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन लूज और वहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन गेन, तो गेन इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? 2 MnO4 नेगेटिव और साथ में 6 I नेगेटिव प्लस 4 H2O, 2 MnO2, 3 I2 प्लस 4 OH नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन दोनों साइड बराबर थे इसलिए हमने जो बराबर है वो कैंसिल कर दिए हमने। तो ये आया अपने पास, समझे बात को? 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव प्लस 4 H2O टू गिव 2 MnO2 प्लस 3 I2 प्लस 4 OH नेगेटिव। गॉट इट? तो अब यहां से क्या आप समझ में आ रहा है आपको कि जो अगर 2 मोल हैं KMnO4 के, सर हाँ जी, 8 OH माइनस है। हाँ जी,
8 OH माइनस होगा। अच्छा सॉरी एक्चुअली मैं इस पे इसलिए फोकस नहीं किया क्योंकि इससे मतलब नहीं था, पर गुड, थैंक यू। ये अगर मैंने 4 लिखा था ना तो हम इसको देख सकते थे कि 8 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 नेगेटिव MnO4 नेगेटिव से आ रहे हैं और 6 नेगेटिव I से आ रहे हैं, तो -8 हो रहा है इस साइड, तो उस साइड भी -8 ही होना चाहिए। चार्ज दोनों साइड सेम होना चाहिए तो भी पता चल जाता हमें। बट अभी फोकस मेरा था KMnO4 और I2 पे। तो अगर 2 KMnO4 हैं तो I2 कितने मिल रहे हैं? 3। और अगर 4 होंगे तो कितने मिलेंगे? 6। समझे? अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी की फॉर्म में करते हैं। मैंने अभी पढ़ाया आपको। हाँ जी बेटा। सर स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज का मतलब बैलेंस रिएक्शन है। यस स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी मतलब कि कोफिशिएंट्स, बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना? अच्छा, तो अब देखो, हमने देखा कि जो MnO4 नेगेटिव था और दूसरी साइड क्या चाहिए था हमें? I2। n फैक्टर इसका था 3, इसका n फैक्टर था 2। अगर हमें पता होता तो देखो, ये जो पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, मजदूरी की ना पूरी हमने, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड। तो अगर मुझे MnO4 नेगेटिव का n फैक्टर पता होता किसी भी तरीके से कि बेसिक मीडियम में, वीकली बेसिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर 3 होता है, और I2 का 2, वो तो समझ आ रहा है। तो मैं क्या करता कि मुझे पता है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं MnO4 नेगेटिव के, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। अभी बताया मैंने आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ये वाला Na इक्वल टू NPBB, वो पीछे रह गया, पर वो N1V1 इक्वल टू N2V2 का ना, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर हैं। ये क्लियर हो गया हमें। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है? हाँ, तो अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव इनटू के लिखना पड़ेगा 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इंटू 2। अब नंबर ऑफ मोल जो MnO4 नेगेटिव के वो दिए हुए हमें, तो 4 लिखा है ना, इनटू क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इंटू 2 ये कैंसल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितने हो गए? हो गए 6। मैं वही तो बोल रहा हूँ, दिस इज द मैजिक ऑफ नॉर्मेलिटी, कि हमें वो मजदूरी नहीं करनी पड़ी। अगर हमें n फैक्टर पता है ना, डिफरेंट स्पीशीज के, तो बहुत ही आसान हो जाता है कुछ क्वेश्चंस करना। कैसे? क्योंकि अगर मुझे नहीं पता होता कि MnO4 नेगेटिव का n फैक्टर 3 होता है या I2 का 2 होता है, तो मुझे पूरा करना पड़ता वो पूरी बैलेंसिंग जो करी मैंने। बट अगर मुझे पता है कि वीकली बेसिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर 3 है और Ki का n फैक्टर 2 है, क्योंकि I2 बनाना है हमें, n फैक्टर Ki का नहीं है, किसका है वो? I2 का। I2 बनाने के लिए, Ki से I2 बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, है ना? तो I2 का n फैक्टर 2 है
और KMnO4 का एन फैक्टर 3 है, अगर ये मुझे याद है तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये बैलेंस बैलेंस कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर हैं और नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, दोनों के एन फैक्टर लिखो, एक के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, दूसरे के आ जाएंगे। सिंपल हो गया क्वेश्चन। Yes. है ना। तो इससे नॉर्मेलिटी ना बहुत ही मैजिकल एक कंसेप्ट है, एंड वी विल डू मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। जस्ट डू नॉर्मेलिटी क्वेश्चंस। और जिसने भी मुझे मैसेज किया था ना, वो आप में से होगी कोई बच्चा, तो उनको मैं अलग से वो कंसेप्ट दोबारा बता दूंगा। अलग एक 10-15 मिनट की बात है, तो वो मुझे अलग से मैसेज करे तो आई विल टेक हिज और हर क्लास। ठीक है, तो इतना आप लोग नॉर्मेलिटी के बारे में पूरा कर लेना। मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस जो है ना वो पूरा इसमें लिख के रखूँगा और एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग एन फैक्टर्स। ठीक है, तो और आपके पास अगर कोई नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस हैं या आप ढूंढ सकते हो तो जस्ट सेंड मी द इमेज। ठीक है, मैं उसको भी एडअप कर लूँगा, तो हम उससे भी मुझे हेल्प मिल जाएगी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे मेरे पास। तो ट्राई टू फाइंड आउट, अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो मुझे शेयर करना और मैं उसको इसमें ले लूँगा लेक्चर में। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बेटा, बाय बेटा, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। सर जी बेटा, सर वो ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखो नंबर ऑफ, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एन फैक्टर है ना, अगर हमें पता हो, जैसे हम पिछले टॉप इसमें किया ना कि MnO4 नेगेटिव वीकली बेसिक मीडियम में MnO2 बनता है ना, ये रिडॉक्स भी मैं अगले उसमें लूँगा, और I नेगेटिव से I2 बनता है, तो I2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं, और MnO4 नेगेटिव जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो MnO4 नेगेटिव का एन फैक्टर हो गया 3 और I2 का एन फैक्टर हो गया 2। और जब भी कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं, याद रखना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, वो हमने अभी रिलेशन किया था। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 और एन फैक्टर 3। I2 के भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो निकालने हैं हमें, तो वो लिख लिया इनटू एन फैक्टर 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 आ गए 6, कि इतने I2 रिलीज होंगे बाय 4 मोल्स ऑफ KMnO4। ओके, ठीक है सर, यस ओके बेटा, चलो, वेलकम।